गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैकल्टेटिव और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि विकल्पी या माध्यम द्वारा अभिगमन, इसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी बोल दिया जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी इसे हम बोल देते हैं। इसमें लिखते हैं हम सुगमकारी विसरण सामान्य विसरण के बारे में समानता रखता है। ये जो सुगमकारी विसरण होता है, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन जैसा ही होता है। दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस दोनों के अंदर पाए जाते हैं, वो हम लिख लेते हैं। इसके अंदर भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला तो उसके अंदर भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी जो है इसमें कंज्यूम नहीं होती, वहाँ पर भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन कुछ भिन्नताएं जो डिफरेंसेस दोनों में मिलती हैं वो ये, सबसे पहला कुछ स्पेसिफिसिटी इसमें मिलती है। पहला यह है त्रिविमी, यह त्रिविमी होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक यानी यह त्रिविमीय होता है, अर्थात किसी एक पदार्थ के दोनों समावयवी किसी एक पदार्थ के दोनों समावयवी किसी एक पदार्थ के दोनों समावयवी यानी L एवं D में से एक के ही प्रति सुगमकारी होता है। L एवं D में से किसी एक के प्रति सुगमकारी होता है। किसी एक के प्रति सुगमकारी होता है। सामान्यतः L प्रतिरूप D प्रतिरूप की अपेक्षा तीव्र गति के साथ परिवहन करते हैं। जनरली जो है L वाले जो प्रतिरूप होते हैं वो D के मुकाबले तीव्र गति के साथ गमन करते हैं। मैं समझाता हूँ अभी। सामान्यतः L प्रतिरूप D प्रतिरूप के मुकाबले तेजी से गमन करते हैं। पहले अपन इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ये L और D प्रतिरूप क्या होते हैं। इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक means the stereoisomers means only one of the two stereoisomers of any molecule
ऑफ एनी molecule say L or D can cross the plasma membrane, can cross the plasma membrane readily. रिडली की स्पेलिंग गलत है, READILY। कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन readily. Generally L isomer of any compound cross the plasma membrane, L isomer of any compound cross the plasma membrane more easily या more readily as compared to D isomer, as compared to D isomer। अब अपन इसको समझ लेते हैं एक बार। स्कूल में जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, ठीक है। ये जो आइसोमेरिज्म यानी जो समावयवता होती है, दो, इसका क्या अर्थ होता है कि दो पदार्थ ऐसे हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या कोई भी दो मॉलिक्यूल, दो अणु हैं, उन दोनों की आणविक संरचना, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि उनका जो आणविक सूत्र है वो एक ही होता है। अणु सूत्र एक है लेकिन आणविक संरचना अलग अलग है, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। ऐसे कि अपन एग्जांपल दें, CH3 CH2 CH2 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है ब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C4H10, ठीक है, ये है C4H10। ठीक इसी तरह से हम बात करें CH3 CH3 और CH3, ये है आइसोप्रोपेन। ये है आइसोप्रोपेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सामने बना दिया, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10। तो ये दो मॉलिक्यूल हमारे सामने हैं, ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है लेकिन इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। दो अणु हमारे सामने बने हुए हैं, एक है ब्यूटेन और एक आइसोप्रोपेन। इन दोनों का जो आणविक संरचना है वो अलग अलग है लेकिन दोनों का ही आणविक सूत्र एक है। दोनों का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, लेकिन दोनों की आणविक संरचना यानी दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका इस तरह से है और इसका इस तरह से है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी रूप, एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर यानी कि समावयवी रूप। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ।
ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H7OH, या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं या फिर C3H8O। ये दोनों इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे सामने हैं। ठीक है, इसे बोल देते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारे सामने है, C3H3 और एक 7 और एक 8, C3H7OH, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C3H8O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का जो आणविक संरचना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है ना। इसमें OH जो है तीसरे कार्बन पे जुड़ा है और इसमें OH दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। तो इन दोनों को एक दूसरे का आइसोमर यानी समावयवी रूप कहते हैं। दोनों के एक दूसरे के आइसोमर यानी समावयवी रूप। तो आइसोमर क्या होते हैं? दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जिनकी आणविक संरचना समान, जिनकी आणविक संरचना अलग अलग हो, भिन्न हो, लेकिन जिनका आणविक सूत्र, अणु सूत्र जो है वो समान हो, वो दोनों एक दूसरे के समावयवी रूप कहलाते हैं। और यह जो फंडामेंटल है, जो फिनोमिनन है, यह कहलाता है समावयवता। यानी कि 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर molecular formula but different molecular structures are known as isomers of each other and this phenomenon is known as isomerism। मुझे लगता है ये सब हम लोगों ने जरूर स्कूल में 11th या 12th में पढ़ लिया होगा। अब आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो मैंने यहाँ पर बना करके दिखाया, ये कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आइसोमेरिज्म जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, ये कहलाता है संरचनात्मक समावयवता। और दूसरा कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हमने समझ लिया। ज्यामितीय समावयवता यानी कि ज्यामितीय समावयवता एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बराबर होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो दोनों के ऊपर अणुओं का, या दोनों में अणुओं का स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि उनमें अणु जो है, दोनों मॉलिक्यूल जो है, उन दोनों के बीच में अणुओं का अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से है। ठीक है ना। यानी कि अणु जो है वो किस तरीके से स्थापित हैं, उसके ऊपर यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न होती है। इस ज्यामितीय समावयवता में एक खास किस्म की समावयवता पाई जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश समावयवता। प्रकाश समावयवता, इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, दोनों जो अणु हैं, जिन दोनों अणुओं के बीच में प्रकाश समावयवता यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता है, उनके बीच में कोई फर्क नहीं होता, ना तो उनके आणविक सूत्र में और ना ही उनके आणविक संरचना में। ठीक है। यानी कि दोनों एक जैसे ही होते हैं, दिखाई देने में एक से होते हैं, लेकिन वो दोनों प्रकाश के तल की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं अलग अलग दिशाओं के अंदर। यानी कि वो दोनों ही जो लाइट है, उस लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर यानी प्रकाश समावयवी कहलाते हैं। और इसको हम समझते हैं, हालांकि ये हमारे सिलेबस का है नहीं, पर फिर भी हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है एक बार।
हम बात करते हैं सबसे सरल पदार्थ की, ग्लिसरॉल्डिहाइड। हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अमीनो अम्ल की। एलेनिन अमीनो एसिड की। ये अमीनो एसिड है एलेनिन। ठीक है, अमीनो एसिड है एलेनिन। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एक कार्बन ऐसा पाया जाता है जिसकी चारों जो वैलेंसी हैं, इसकी चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जो बीच वाला कार्बन है, सेंट्रल जो कार्बन है, इसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूहों से पूरी हो रही हैं। इसकी चारों वैलेंसी, सेंट्रल कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं, ऑल द 4 वैलेंसीज आर फिनिश्ड और कंपाइल्ड बाय डिफरेंट 4 ग्रुप्स। कौन कौन से? एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अमीनो ग्रुप। ठीक है ना, तो चारों में अलग अलग अगर समूह उपस्थित होते हैं तो ऐसे कार्बन कहलाते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, या इसे एक और नाम दिया जाता है एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन यानी कि हिंदी में बोला जाता है कायरल कार्बन, तो हिंदी में भी कायरल ही बोलते हैं, यह असममित कार्बन। असममित कार्बन। असममित कार्बन कौन सा होता है? पदार्थ में उपस्थित ऐसा कार्बन का परमाणु, ऐसा कार्बन का एटम जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूहों से पूर्ण होती हो। ठीक है ना, जिसकी 4 वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुप से फिल्ड होती हो, वो कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन यानी कि असममित कार्बन। जो पदार्थ कायरल कार्बन रखते हैं, जिन पदार्थों के अंदर कायरल कार्बन उपस्थित होता है, ऐसे पदार्थ प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जिन पदार्थों में कायरल कार्बन उपस्थित नहीं होता, वह पदार्थ प्रकाश समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं प्रकाश समावयवता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। अब ये प्रकाश समावयवता क्या होती है? ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ 2 अलग अलग रूपों में मिलता है, और 2 अलग अलग रूप कौन से होते हैं? दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, अणु सूत्र दोनों का सेम होगा, दोनों की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगी, दोनों का जो आणविक संरचना है वो भी सेम होगी, लेकिन फर्क होगा कार्बन के ऊपर उपस्थित जो समूह हैं। ठीक है, जो समूह हैं उनकी ज्यामितीय अवस्था यानी कि उनका स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब स्पेस नहीं है, मैं भी बताता हूँ आपको। स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि ये है, ये वो स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है कि आप समझो विशेष, स्पेशियल बोलते हैं इसे। स्पेशल यानी कि इसके चारों तरफ जो स्पेस है, इसके चारों तरफ जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में किस तरह से ग्रुप्स अरेंज हैं, किस तरह से जो समूह है वो व्यवस्थित हैं। तो दूसरा जो पदार्थ होगा उसकी संरचना इस तरीके की हो जाएगी। दोनों का अणु सूत्र समान, दोनों की आणविक संरचना समान, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों एलेनिन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ गया। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह दाईं तरफ, अमीनो समूह बाईं तरफ। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह बाईं तरफ, अमीनो समूह दाईं तरफ। दोनों के अंदर ये फ़र्क होता है। अब ऐसे पदार्थ एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज यानी कि अगर आप इसके सामने शीशा रख दो, इसके सामने आप शीशा रख दो तो आपको ये दिखाई देगा, इसके सामने अगर आप शीशा रख दो तो आपको ये दिखाई देगा। यानी कि दोनों पदार्थ एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के
प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि इन दोनों को उठा करके एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसको उठा करके अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये नहीं छुपेगा, इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो ये नहीं छुपेगा। क्यों नहीं छुपेगा? यहाँ पे COH है, COH NH3 के ऊपर आ जाएगा तो दोनों अलग अलग दिखेंगे। यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ COH NH3 के ऊपर आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे अलग अलग दिखेंगे। तो दो खास बात, सबसे पहला कि ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि मिरर इमेज होते हैं। एक के सामने अगर आप शीशा रख के देखोगे तो शीशे के अंदर जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। इसके सामने शीशा रख के देखोगे तो इसके ऊपर जो आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके छुपाया नहीं जा सकता। एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो पहला नहीं छुपेगा, दूसरे के ऊपर पहला रखोगे तो दूसरा नहीं छुपेगा। ये दोनों के खास गुण हैं। तीसरा, इनको प्रकाश समावयव क्यों कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकाश समावयव यानी ऑप्टिकल आइसोमर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन पदार्थों के विलयन में से या इन पदार्थों में से कोई भी पदार्थ जो प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करता है, जब उनके अंदर से, उनके ऊपर से होकर के पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवीय प्रकाश गुजारा जाता है, हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट, यानी ध्रुवीय प्रकाश। ध्रुवीय प्रकाश एक ऐसा प्रकाश होता है जो एक ही तल में गति करता है। सूरज से जो प्रकाश हमारे तरफ आ रहा है वो 360 डिग्री के तल में चारों दिशाओं में गति कर रहा है, ठीक है ना। उस प्रकाश में जो फोटोन्स हैं, जो कण हैं, वो कण चारों दिशाओं के अंदर गति करते हुए हमारे पास आ रहे हैं, तो वो बहुध्रुवीय प्रकाश है, ठीक है, वो बहुध्रुवीय प्रकाश है। ध्रुवीय प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट ऐसा प्रकाश होता है जो केवल एक ही तल में गति करता है, ठीक है ना। अगर आप प्रिज्म रख दोगे सनलाइट के रास्ते में और सनलाइट प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी और प्रिज्म से जो लाइट बाहर निकल के आएगी, जैसे हम बात करें ये प्रिज्म रखा है, ये एक प्रिज्म है, इसे निकोल प्रिज्म बोल दिया जाता है। इसके ऊपर लाइट आ रही है, जो लाइट प्रकाश जो इसके ऊपर आ रहा है वो चारों दिशाओं में आता है, फिर प्रकाश इसके ऊपर आके सिमटता है अंदर, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रकाश केवल एक ही तल में बाहर निकलेगा, केवल एक ही दिशा में प्रकाश बाहर निकलेगा, प्रकाश एक ही तल में एक ही दिशा के अंदर बाहर निकलेगा। तो ये प्रकाश जो कहलाता है, ये प्रकाश कहलाता है ध्रुवीय प्रकाश, यानी कि पोलराइज्ड लाइट। क्या कहलाता है? ध्रुवीय प्रकाश यानी कि पोलराइज्ड लाइट। इस ध्रुवीय प्रकाश के सामने अगर हम हमारा पदार्थ रख दें, इस ध्रुवीय प्रकाश के सामने अगर हम हमारा पदार्थ रख दें तो पदार्थ में से होकर के प्रकाश अगर सीधा निकल जाएगा तो इसका मतलब वो प्रकाश समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, वो प्रकाश समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन अगर प्रकाश के तल की दिशा बदल जाएगी, तल की दिशा बाईं तरफ या दाईं तरफ घूम जाएगी, तो इसका मतलब प्रकाश जो हमारा पदार्थ है वो प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करता है। यदि पदार्थ प्रकाश के तल की दिशा को, इसे हमने डिनोट कर दिया, दाईं तरफ रोटेट कर दिया, दाईं तरफ घुमा दिया, तो वो पदार्थ कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो, या तो आप लोगों ने ये सब जरूर पढ़ा होगा, रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री के अंदर आप नेक्स्ट ईयर जरूर पढ़ लोगे, या इसी साल हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ लो, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये केमिस्ट्री का कंटेंट है जो मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। ये अपने बायोलॉजी में नहीं पढ़ा जाता, केमिस्ट्री का है ये मैटर, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अगर पदार्थ प्रकाश के तल की दिशा को बाईं तरफ घुमा दे, ठीक है, ये तो क्या है, राइट साइड, राइट साइड घुमा दिया तो कहलाता है डी आइसोमर यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं डी, ठीक है। अगर वो प्रकाश के तल की दिशा को दाईं तरफ घुमा दे, लेफ्ट साइड, तो वो कहलाता है एल आइसोमर यानी कि लीवो रोटेटरी यानी कि वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको
L से डिनोट करते हैं। अब आ गया समझ में हमको कि D और L क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कायरल कार्बन पाया जाता है वो दो रूपों के अंदर मिलता है, D और L फॉर्म। D फॉर्म वो होती है जो कि ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं दिशा में घुमा दे, तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और L फॉर्म वो होती है जो कि ध्रुवीय प्रकाश के तल को बाईं दिशा में घुमा दे, तो वो कहलाता है वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लीवो रोटेटरी। वाम ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेटरी को L से डिनोट करते हैं और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी को D से डिनोट करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ प्रकाश समावयव कहलाते हैं। एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के ऊपर। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो होता है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी कि यह इन दो में से किसी एक के गमन को ही सुगमता से होने देता है। और अधिकतर ये पाया गया है कि जो L पदार्थ होते हैं, L जो प्रतिरूप होते हैं, ठीक है ना, ये नीचे वाले जो लीवो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं, ये मोर इजीली क्रॉस कम करते हैं एज कम्पेयर टू द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स के। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी सबसे पहला कि यह जो डिफ्यूज़न है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, यह त्रिविमी होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी पदार्थ के दो समावयव, दो आइसोमर्स में से D और L में से किसी एक को ही सरगमता से गति करने देता है। और सामान्यतः L आइसोमर जो होते हैं, जनरली L आइसोमर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोर रीडिली क्रॉस करते हैं, यानी कि जो L आइसोमर हैं, L प्रतिरूप हैं, वो कोशिका कला को ज़्यादा सुगमता से पार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो इनमें डिफरेंसेस मिलता था। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं ऊपर वाले को, या नहीं चाहें तो नहीं भी बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने इसे बनाया है। बाकी ये आप केमिस्ट्री के अंदर ज़रूर पढ़ लोगे, फर्स्ट या सेकेंड ईयर कहीं ना कहीं सिलेबस में ज़रूर होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। यह संतृप्त बल गतिकी, दूसरा जो भिन्नता है वो है यह संतृप्त बल गतिकी, यह संतृप्त बल गतिकी यानी सैचुरेशन काइनेटिक्स। सैचुरेशन काइनेटिक्स दर्शाता है यह संतृप्त बल गतिकी यानी सैचुरेशन काइनेटिक्स दर्शाता है, अर्थात यदि पदार्थ की सांद्रता, किसी सीमा तक
बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है तो पदार्थ के अभिगमन की गति में भी, पदार्थ के अभिगमन की गति में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर किसी पदार्थ की सांद्रता को हम एक निश्चित सीमा तक बढ़ाएं तो उस पदार्थ की जो अभिगमन की गति है उसमें वृद्धि होती रहती है, उस सीमा से ऊपर फिर वृद्धि होना बंद हो जाती है। इसे सैचुरेशन काइनेटिक्स बोलते हैं, यानी कि संतृप्त बल गति की। ठीक है, कोई पदार्थ है, इस पदार्थ, ये पदार्थ इधर से क्रॉस होकर इधर जा रहा है, ठीक है ना, इसकी सांद्रता यहाँ पे बढ़ाई जा रही है तो गति भी बढ़ती जाएगी। एक निश्चित सीमा ऐसी आएगी, उसके बाद सांद्रता कितनी बढ़ा लो गति नहीं बढ़ेगी। तो यह सैचुरेशन काइनेटिक्स यानी संतृप्त बल गति की प्रदर्शित करता है। इंग्लिश में लिखते हैं अपन इसको, दिस प्रोसेस exhibits saturation kinetics means if the concentration of given molecule is increased to a definite limit then the rate of its diffusion is also increased. तीसरा है, इस क्रिया हेतु किसी वाहक की आवश्यकता होती है। इस क्रिया हेतु किसी वाहक की आवश्यकता होती है। For this activity, any carrier molecule is required. For this activity, any carrier molecule is required. किसी वाहक की आवश्यकता होती है, यानी कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें ज़रूरी होता है। ये तीन डिफरेंसेस हैं जो कि नॉर्मल डिफ्यूज़न
और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के अंदर मिलते हैं। इन्हीं 3 डिफरेंसेस के आधार पे हम कह सकते हैं, इन्हीं 3 डिफरेंसेस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है यानी कि जो सुगमकारी विसरण है, ठीक है, वो डिफ़र होता है, वो अलग होता है फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्यूज़न। एक सामान्य डिफ्यूज़न, सामान्य विसरण की प्रक्रिया से वो अलग होता है। दो और हम इसमें लिख लेते हैं, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं इन 3 के अलावा, ये भी लिख ही लेते हैं। यह क्रिया इनहिबिटर्स अवमंदकों से प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट है, यह क्रिया अवमंदकों यानी इनहिबिटर्स से प्रभावित होती है। दिस एक्टिविटी अफेक्टेड विद इनहिबिटर्स, यानी कि अगर हम कैरियर मॉलिक्यूल्स के इनहिबिटर अवमंदक इस क्रिया में ऐड कर दें, डाल दें, तो यह क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, दिस एक्टिविटी अफेक्टेड विद इनहिबिटर्स, और लास्ट है इस विधि में विसरण की गति इस विधि में विसरण की गति सामान्य विसरण की तुलना में अधिक होती है। सामान्य विसरण की तुलना में अधिक होती है। इन दिस process diffusion rate is high as compared to normal diffusion. As compared to normal diffusion. तो आज के लिए तो स्टूडेंट हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं, इससे आगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। ये आप लिख भी लीजिए।